हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ये चैप्टर जो है उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है जो 9th करके 10th में जा रहा है, या फिर 10th पास करके 11th 12th में जा रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल है, या फिर जो बच्चे एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेशन से आपको एयरफोर्स नेवी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है और एनडीए में 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में 6 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 7 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि 5 से 10 के बीच में कोई भी पूछ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इसमें हम यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन और एक श्री। ये तीनों का मतलब होता है श्रेणी, तीनों का मतलब श्रेणी है। और सीक्वेंस का मतलब होता है, सीक्वेंस को अगर हम देखें डिफाइन करें, सीक्वेंस में होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। इन नंबर का सजावट और वो अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल, इसके पास कुछ स्पेसिफिक लॉजिक होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, रूल होना चाहिए, उसके तहत अगर बढ़ेगा तो वैसा श्रेणी को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये जो नंबर बढ़ रहा है इसके पास एक रूल है। वो रूल क्या है कि प्रत्येक पिछला टर्म में 2 ऐड हो रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, हमेशा प्रीवियस वाले टर्म में 2 ऐड कीजिए, अगला टर्म मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इस तरह से चल रहा है। तो इसमें आपका इसमें भी क्या है कि प्रत्येक पिछला टर्म में अगर 2 जोड़िएगा तो अगला टर्म मिल जाएगा, यानी इसमें भी एक रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ भी एक रूल है, अब यहाँ पे कुछ जोड़ने या घटाने से नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रूल क्या है कि हम यहाँ पे लिखे हैं सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं कि वैसा नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो ये सब 2, 3, 5, 7, यानी इसके पास भी एक रूल है कि वो सारा नंबर लिख रहे हैं जो खुद अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से। इसमें भी एक स्पेसिफिक रूल है, 2, 4, 8, 16, 32, प्रत्येक पिछला टर्म वाला में 2 से गुना हो रहा है। पिछला टर्म में 2 से गुना कीजिए अगला टर्म मिल जाएगा, पिछला टर्म में 2 से गुना कीजिए अगला टर्म मिल जाएगा। यानी कि वैसा श्रेणी को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे जिसमें एक स्पेसिफिक रूल हो। दूसरा टर्म है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको कहेंगे तो ए सीक्वेंस, यानी कि प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट सीक्वेंस ही है, प्रोग्रेशन कुछ अलग चीज नहीं है। प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस ही है, बस इसमें फर्क क्या है कि ए सीक्वेंस इन व्हिच वी कैन फाइंड अनदर टर्म इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। वैसा श्रेणी यानी वैसा सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे जिसका हम लोग nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, जिसका nवां पद हम लोग निकाल सकते हैं, वैसा श्रेणी आप लोग को आपका प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 1, 4, 7 ये सब श्रेणी लिखा हुआ है, लेकिन इस सब में हम लोग सब nवां टर्म ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आप देखिए इस तरह से कि 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इसमें इस 2 को हम लोग 2 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको T1 बोल सकते हैं। इस 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, T2। इसी तरह से इस 6 यानी तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, चौथा पद को लिख सकते हैं 2 × 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद को लिख सकते हैं 2 × 5। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, अगर हम यहाँ पे पहला टर्म 2 × 1, नीचे स्पेस नहीं है यहीं पे लिख देते हैं, पहला टर्म 2 × 1, दूसरा टर्म 2 × 2, तीसरा टर्म 2 × 3, चौथा टर्म 2 × 4, पांचवा टर्म 2 × 5। अब पांचवा टर्म आप गौर से देखिए, पांचवा टर्म 2 × 5, चौथा टर्म 2 × 4, यानी चौथा टर्म है तो 2 × 4, पहला, दूसरा, तीसरा टर्म है तो 2 × 3। इसका मतलब कि इसी तरह से अगर हम nवां टर्म चलेंगे, nवां टर्म तक आएंगे तो इसको 2 × n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं nवां पद को, यानी कि इसका nवां पद हो गया 2 × n।
अब अगर इसमें हम पूछे किसी बच्चा से कि 50वां पद क्या होगा, तो बस n के जगह 50 रख देगा, 2 × 50 100। जैसे 5वां टर्म 10 हो गया 2 × 5, तो 50वां टर्म 2 × 50 100। यानी कि इसमें हम लोग tn निकाल लिए, तो वैसा सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहेंगे जिसमें हम tn निकाल लेंगे, वो सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन कहलाएगा। यहाँ इसमें भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, कुछ लॉजिक लगा के, कंसेप्ट लगा के। ऐसे इस प्रोग्रेशन चैप्टर में तो हम लोग nth टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला आएगा ही, तो फार्मूला जब हम लोग पढ़ लेंगे तो किसी भी प्रोग्रेशन का हम लोग nth टर्म ज्ञात कर सकते हैं। इसका अगर निकालिएगा तो nth टर्म आएगा 3n-2। अब देख सकते हो 3n-2 क्यों आएगा, क्योंकि आप n के जगह पे 1 रखिएगा तो पहला पद मिल जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा 1। n के जगह पे 2 रख दीजिएगा तो 3 × 2 6, 6 में से 2 चला जाएगा 4, दूसरा टर्म मिल जाएगा। n के जगह पे 3 रख दीजिएगा, तीसरा पद मिल जाएगा, 3 3 9, 9 में से 2 चला जाएगा 7। इसी तरह से पुट कीजिएगा 3n-2, यानी कि सब में आपका nth टर्म है। यहाँ भी आप इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, सिंपल। यहाँ देखिए जैसे 9, तो पहला टर्म क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म में लिख सकते हैं कि a × 9 है, दूसरा टर्म में 2 × 9, तीसरा टर्म में 3 × 9, चौथा टर्म में 4 × 9, पांचवा टर्म में 5 × 9, तो nवां टर्म में n9। यानी nवां टर्म अगर इसका लिखना चाहें tn तो क्या लिखाएगा 9 9 9 9 डॉट 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 n1 n टाइम्स। तो इसका भी तो nवां टर्म लिखा गया, तो इसका मतलब ये प्रोग्रेशन है। वैसा सीक्वेंस, अब ये एक सीक्वेंस भी है। सीक्वेंस क्यों, क्योंकि एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। डेफिनेट रूल क्या है कि पहला बार में 1 × 9, दूसरा बार में 2 × 9, तीसरा बार में 3 × 9, चौथा बार में 4 × 9। तो इसके पास भी तो एक रूल है। वो रूल क्या है कि पहला बार में 1 9, दूसरा टर्म में 2 9, तीसरा टर्म में 3 9, चौथा टर्म में 4 9, पांचवा टर्म में 5 9। तो इसके पास भी एक रूल है, तो यानी कि ये भी एक सीक्वेंस कहलाएगा। और सीक्वेंस के साथ साथ इसका nवां पद भी निकल रहा है। nवां पद क्या, क्योंकि पांचवा टर्म में 5 9, तो nवां टर्म में n 9। इसी तरह से सेम लॉजिक से ये, यानी कि ये सब जितना भी एग्जांपल लिखे हैं ये प्रोग्रेशन का है। अब बात आया सीरीज का, तो सीरीज में कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। प्रत्येक टर्म को सीक्वेंस को जोड़ दीजिए, यानी कि कॉमा हटा के खाली प्लस का साइन मार दीजिए, वो हो जाएगा सीरीज। जहां जहां कॉमा दिख रहा है सबको हटा के आप प्लस मार दीजिए, सब का आ जाएगा सीरीज। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। इसी में हम सारे एग्जांपल लेके उसमें सिर्फ प्लस लगा देंगे, यानी कि कोई भी सीक्वेंस आप ले लीजिए, सीक्वेंस उसको बोलते हैं। एक बार पूरा फ्रेश अप कर देते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 3 वर्ड आता है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज। सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस वैसा श्रेणी को कहेंगे जिसके पास एक डेफिनिट रूल हो, एक डेफिनिट रूल हो, लॉजिक हो, कंसेप्ट हो, एक यानी कि एक फिक्स्ड रूल के तहत आगे बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल, वैसा श्रेणी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब वो रूल किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ कांस्टेंट नंबर से ऐड होते जा रहा हो, चाहे फिर कुछ कांस्टेंट नंबर से गुना होते जा रहा हो, चाहे फिर कुछ कांस्टेंट नंबर से घट रहा हो, यानी कुछ भी हो एक फिक्स्ड रूल होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर में इसमें क्या है रूल, इसमें रूल है कि 1 से कटे और खुद से कटे। तो वैसा कुछ भी एक स्पेसिफिक रूल के तहत अगर कोई नंबर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो रूल आपको पता नहीं है तो बोल दीजिएगा कि इसमें कोई रूल नहीं है तो ये सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है कि एक रूल हो आपको मालूम नहीं हो, तो वो आपका सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन अगर एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनिट कंसेप्ट को, एक लॉजिक को, उसको सीक्वेंस बोलेंगे। प्रोग्रेशन में ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन कहते हैं, बस फर्क इतना है कि जिसका tn टर्म निकल जाए, जिसका nवां टर्म निकल जाए, वो सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब जिसका भी nवां टर्म ज्ञात कर लीजिएगा वो आपका सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाएगा। और सीरीज में सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। लास्ट में एक नोट पॉइंट में लिखे हैं कि ऑल प्रोग्रेशन मस्ट बी ए सीक्वेंस। ऑल प्रोग्रेशन यानी कि जो भी सारा प्रोग्रेशन में जो भी आप एग्जांपल दे दीजिए वो सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन व्हाट ऑल सीक्वेंस में नॉट बी अ प्रोग्रेशन। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा। जैसे एग्जांपल में आप ये देखिए कि ये सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस है, इसके पास एक डेफिनेट रूल है। क्या डेफिनेट रूल है? तो भाई सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लिखा हुआ है, एक डेफिनेट रूल है इसके पास। लेकिन इसका कोई nवां टर्म हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे।
कितना कोशिश कर लीजिएगा इसका nवां टर्म आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास कोई लॉजिक तो है फिक्स्ड कि भाई एक से कटे और खुद से कटे, लेकिन कहीं अगर आप जोड़ के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ एक जुट रहा है, यहाँ दो जुट रहा है, यहाँ भी दो जुट रहा है, फिर चार जुड़ जाएगा। यानी इसका हम कोई फार्मूला ज्ञात नहीं कर पाएंगे, nवां पद नहीं निकाल पाएंगे, तो ये सीक्वेंस है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो यही कह रहा है कि सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन है कि ए सीक्वेंस इन व्हिच वी कैन फाइंड अनदर टर्म इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो आई होप इसको आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब तो हम लोग समझ चुके हैं कि प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन का मतलब वैसा भी एक सीक्वेंस ही है, बस इसका nवां टर्म हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रोग्रेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी एचपी, एंड नेक्स्ट है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एजीपी। ये क्या होता है जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ में आता है को लिखा हुआ है तो को का मतलब कहीं भी होता है तो दोनों साथ साथ होता है। मान लीजिए कहीं अगर लिखा हुआ स्कूल के बोर्ड पे को एजुकेशन पढ़ाई चलता है तो को का मतलब होता है साथ साथ, यानी लड़का लड़की साथ साथ पढ़ाई करेगा। कहीं भी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मतलब दोनों ऑर्डिनेट, एक्स ऑर्डिनेट भी और वाई ऑर्डिनेट भी साथ साथ। तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि वैसा श्रेणी जो साथ साथ में अरिथमेटिक भी हो और ज्योमेट्रिक भी। और नेक्स्ट सम स्पेशल सीक्वेंस, और इसमें कुछ सब स्पेशल सीक्वेंस होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका समेशन निकालेंगे, उसका nवां टर्म ज्ञात करेंगे, ये सब वगैरह वगैरह। अगर आप ये 5 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका पक्का एयरफोर्स नेवी में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना ही पढ़ना है, ये 5 चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से प्रोग्रेशन के अंदर तो आपका प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोग्रेशन में सबसे पहला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए हम लोग आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डेफिनेशन है, सबसे पहले एक डेफिनेशन बढ़िया से अंग्रेजी में लंबा लिफाफा लिख लेते हैं कॉपी में सजाने के लिए, बाकी तो फिर समझाएंगे ही हम कि प्रोग्रेशन क्या होता है। कह रहा है कि सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन हम जानते हैं किसको कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं कि वैसा सीक्वेंस जिससे हम nवां टर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो ए प्रोग्रेशन इज सेड टू बी एन एपी, वैसा प्रोग्रेशन को हम लोग एपी कहेंगे इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, सीक्वेंस लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, उसमें से कोई भी पद उठा लीजिए, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू जस्ट इट्स प्रीवियस टर्म, उससे तुरंत उसका पिछला टर्म वाला को घटा दीजिए तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। यानी कि वैसा प्रोग्रेशन को हम लोग एपी कहेंगे जो कि इसका हिंदी होता है समानांतर श्रेणी, मतलब कि समान अंतर से बढ़ने वाला श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाएगा, जो समान अंतर से बढ़ता हो। समान अंतर क्या है यहाँ पे, तो 3 से बढ़ रहा है, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, यानी कि समान अंतर है। 10 8 6 4 2, इसमें भी देखिए तो यहाँ पे इसमें समान अंतर क्या है, हमेशा 2 घट रहा है, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 2 जाएगा, इस तरह से समान अंतर से घट रहा है। यानी सिंपल ये पूरा ये अंग्रेजी वाला बात दिमाग से डिलीट करो, सीधा ये समझो कि अगला टर्म माने तुरंत पिछला का टर्म घटाएंगे, हमेशा अगर कांस्टेंट आएगा तो वो प्रोग्रेशन एपी कहलाएगा। अब कोई भी अब ये भी आपका एपी है, अगला टर्म लेंगे मान लो कि ये 5, इसमें से इसका तुरंत पिछला टर्म घटाइए 5, कोई भी अगला टर्म इसका ये कोई भी टर्म ले लीजिए 5, इसमें से इसका तुरंत पिछला टर्म घटाइए 5, तो ये भी एक एपी है क्योंकि हमेशा कांस्टेंट बच रहा है। अगर अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करेंगे हमेशा अगर कांस्टेंट बचेगा तो उसको हम लोग एपी बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा समान अंतर क्या है, तो हमेशा 0 ऐड हो रहा है, चाहे फिर अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे 0, यानी इसका कॉमन डिफरेंस अगर पूछेगा तो 0 बताइएगा। इसका कॉमन डिफरेंस अगर कोई पूछेगा तो इसमें हमेशा 2 माइनस हो रहा है, 10 में से 2 जाएगा, चाहे फिर इस चीज को आप ऐसे यहाँ लिख दें
कोई भी पद उठाइए 4, उसमें से उसका तुरंत पिछला का टर्म घटा दीजिए -6। कोई भी पद 8, इसमें से इसका तुरंत पिछला टर्म घटा दीजिए 10, यानी कि ये सब जो भी घटाइएगा सब -2 आएगा। यानी इस केस में अगर हमसे कोई कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो यानी -2, इस केस में कॉमन डिफरेंस 3, इस केस में कॉमन डिफरेंस 0, ऐसा। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम कह सकते हैं कि कोई भी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो कोई भी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, जैसे यहाँ पे डी है तो अगला टर्म का मतलब कोई भी टर्म एनमा टर्म और उसमें से उसका तुरंत पिछला टर्म। तो एनमा में से तुरंत पिछला क्या होगा n-1, तो एनमा में से n-1 पद घटाएंगे तो डी मिल जाएगा। तो इस डी को हम एनमा n-1 कहकर आसानी तरीका से निकालने के लिए हम t2 t1 भी कर सकते हैं। कोई भी चाहे d बराबर हम ये बात भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। d बराबर ये भी लिख सकते हैं कि t100 t99। d का मतलब अगला टर्म माइनस तुरंत पिछला टर्म। कोई भी अगला टर्म में से तुरंत पिछला टर्म घटा देंगे तो वो हमारा डी मिल जाएगा। तो इससे बेटर कि कहीं भी हम लगाते हैं तो डायरेक्ट t2 t1 डी का जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस का वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। डी का वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। चलिए ठीक है। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देख लिए हैं। तो बात यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कि जैसे मान लो कि 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट। सवाल क्या उठता है कि ठीक है, इसमें अगर हम पूछे कि तीसरा टर्म क्या है तो 4 बोल दीजिएगा, चौथा टर्म 7, चाहे फिर इससे अगला टर्म पूछेंगे तो 16 बता दीजिएगा क्योंकि 3 से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसमें हम पूछ ले कि 100वां पद क्या है तब तो दिक्कत। और क्योंकि भाई साहब आप पढ़े हैं कि प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसका एनवा टर्म ज्ञात हो सकता है। प्रोग्रेशन में एनवा टर्म ज्ञात हो सकता है, अभी तुरंत इसके प्रीवियस में बताएं। तो इसका एनवा टर्म होगा तभी ना हम 100वां टर्म ज्ञात करेंगे। इसका मैं इसका 250वां पद पूछ दे तो ऐसा तो नहीं है कि पागल की तरह पूरा लिखेंगे 250 तक और फिर जाके लिखेंगे 250वां पद क्या होगा। कुछ ना कुछ इसके पास एक जनरल टर्म आना चाहिए, एनवा टर्म आना चाहिए, एक फार्मूला दिखना चाहिए। तो इसी का फार्मूला डिराइव करने के लिए नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आपका है जनरल टर्म, या फिर जनरल टर्म को ही बोलते हैं nth टर्म, या फिर इसको लास्ट टर्म बोलिए। इसको डिनोट करने वक्त tn से भी डिनोट करते हैं, या फिर an से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको l से भी डिनोट करते हैं। tn से डिनोट कीजिए, चाहे an से डिनोट कीजिए, चाहे l से, ये तीनों एक ही बात है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि एग्जामिनेशन में सर l दे दिया था, हम तो l पढ़वे नहीं किए, नहीं, तीनों एक ही चीज है, tn an l। और फर्क इतने कि tn RS वाला ढेर यूज करता है, an NCERT यूज करता है, और l जो है वो दोनों यूज करता है, NCERT भी और RS वाला यूज करता है। tn an l, AP का tn हमको निकालना है। तो इससे पहले हम ऐसा समझते हैं कि अगर एक हम जनरल सीक्वेंस ले लेते हैं, जनरल प्रोग्रेशन ले लेते हैं, जैसे हम a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से डॉट 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 जहां भी तक। लेकिन ये डाटा तो कंफर्म एपी कहलाएगा। एपी किसको बोलते हैं, बस डिफिनीशन बड़ा वाला मत याद रखना। एपी उसको कहते हैं कि भाई साहब कोई भी पद उठाओ, कोई भी पद उठाओ, एनी टर्म, और उसमें से उसका तुरंत पिछला टर्म घटा दो, अगर कांस्टेंट आ गया हमेशा सेम आता है तो वो आपका वह प्रोग्रेशन एपी करा जाएगा। जैसे ये उठा दिए तो a प्लस 4d में से a प्लस 3d घटा दो, a से a कैंसिल, 4d में से 3d चला जाएगा, d बचेगा। यहाँ भी घटाओ, इसमें से तुरंत पिछला तो a से a कैंसिल, 3d में से 2d चला जाएगा, d बचेगा। तो यानी कि तो साफ दिख रहा है कि एक ही है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं समानांतर से बढ़ रहा है, a हमेशा d जुड़ रहा है, इसमें d जुड़ गया, a प्लस d, फिर d जुड़ गया तो 2d, फिर d जुड़ गया 3d, 4d, ये। अब देखो किसी भी पूरे मैथ की बात कर रहे हैं, एपी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे मैथ की बात। जैसे अभी लिखे ना कि भाई साहब इसका 100वां पद चाहिए, 250वां पद चाहिए, तो जब भी ऐसा लगे कि 250वां पद चाहिए, 500वां पद चाहिए, पूरे मैथ की बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
जब भी ऐसा लगे कि ये ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर का चीज़ है कि हम 500वां पद लिख के तो नहीं बताएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर हमसे पूछ दे मेरा कहने का मतलब कि 1 4 7 10 13 16 डॉट डॉट डॉट, इसमें हमसे पूछ दे कि 1000वां पद बताइए, तो पागल की तरह 1000 तक तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इसके पास एक कुछ ना कुछ हमको यहाँ से एक हथियार मिलना चाहिए, एक फार्मूला मिलना चाहिए, ताकि इसको हम डायरेक्ट निकाल लें। और अगर ऐसे पूरा लिख के बनाएंगे तो दिक्कत है। तो जब भी अगर ऐसा पूरे लाइफ में यानी पूरे मैथ की बात कर रहे हैं, पूरे मैथ में कहीं भी ऐसा दिखे कि भाई साहब ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम लिख के बना सकते हैं, तो वहाँ क्या कीजिए कि अपना मन से पहले 2-4 टर्म लिखिए, उसके बाद खुद ब खुद आपको फार्मूला दिख जाएगा। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कहीं कोई बुक से रट्टा नहीं मारना है। अब खुद यहाँ से सोचिए कि ये एक हम तो ऐसा सीक्वेंस लिख दिए जो कि एपी है। अब इस एपी में अगर हम पूछे आपसे कि फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद, प्रत्येक आंसर देंगे ए। अगर इस सीक्वेंस में यानी इस प्रोग्रेशन में अगर हम पूछे कि दूसरा टर्म क्या है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2डी। फोर्थ टर्म क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा ए प्लस 3डी। अब इतना लिख देने के बाद कुछ भेजा में बात नहीं जा रहा है, भेजा में बात कुछ ना कुछ तो गया। गौर से सोचिए कि चौथा टर्म है तो 3D हो रहा है, टर्म चौथा हो रहा है 3D, तीसरा टर्म 2D, दूसरा टर्म 1D। मतलब जैमा टर्म पूछ रहा है उससे एक कम डी है, चौथा तो एक कम 3D। अगर हम 100वां टर्म पूछेंगे तो 99D। अगर 1000वां डी पद पूछेंगे तो 999D। इस तरह से तो डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से अगर हम nth टर्म पूछे कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, तो ये तो सबको मिल रहा था भाई साहब, इसमें भी ये था, इसमें भी ये था, इसमें भी ये था, तो इसको भी ये मिल जाएगा। अब प्लस nवां टर्म पूछ रहे हैं तो कितना डी, इससे एक कम डी, तो n-1 इंटू डी। इसलिए nth टर्म बोलिए चाहे लास्ट टर्म बोलिए चाहे जनरल टर्म बोलिए एक ही बात, tn बोले चाहे n बोले चाहे l बोले एक ही बात। तो इसलिए इस nth टर्म को tn लिख सकते हैं। तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो चलिए इसके यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यही जो क्वेश्चन था कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि फाइंड 20th टर्म ऑफ द AP, चलो वही एग्जांपल लेते हैं 1 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। तो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 1 4 7 10 13, इसका 20वां टर्म चाहिए। बहुत सिंपल, आप T20 लिख दीजिएगा, 20वां टर्म T20 का मतलब अब सिंपल एक फार्मूला तो याद रखना है, लेकिन अब सिंपल ये समझना है कि जैमा टर्म हमसे पूछेगा उससे एक कम डी हो जाएगा। जैसे nवां टर्म पूछा था n-1 डी, चौथा टर्म पूछा तो 3D, 20वां टर्म पूछ रहा था कितना डी, 19D, और बाकी ये तो सबको फ्री में मिल रहा था, इसको भी मिलेगा। अब a प्लस 19D। अब ये सीक्वेंस में सबसे पहले तो ये पता लगाओ, अच्छा इसको लिखने से पहले ये पता लगाओ कि इसमें a कौन है, फर्स्ट टर्म 1, एंड d कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई भी टर्म चाहिए, जैसे tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिखे हैं, तो कोई भी टर्म चाहिए तो उसमें आपको दो चीज चाहिए, फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस a और d। तो a और d चाहिए, तो a तो आपका 1 है और d क्या हो जाएगा, कोई भी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कर देते हैं, तो कोई भी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कर देंगे, यानी कि 13 माइनस 10 बराबर 3। T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, 4 माइनस 1 3। बहुत सिंपल में बता रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ब्रॉड लेवल तक चलेंगे हम लोग।
तो d बराबर 3 हो गया, तो इसलिए हमको 20वां टर्म चाहिए T20 को हम लोग लिख देंगे a प्लस 19d। a आपका 1 है और 19 d का मतलब 3, यानी 19 दिया 57 और एक 58। यानी कि ये वाला जो AP को आप बढ़ाते चलिएगा तो जो 20वां पद होगा वो क्या होगा 58, 50। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो बात आया है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें जो a है वो क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, पहला पद a फर्स्ट टर्म डिनोट कर रहा है। और इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। अब n नंबर ऑफ टर्म्स, अब ध्यान दीजिएगा n नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टर्म्स का हिंदी होता है पद, टर्म्स का हिंदी क्या होता है पद। अब पद का मतलब होता है रैंक, क्या होता है रैंक, और रैंक का मतलब होता है रोल नंबर। तो आप बताइए कि किसी का रोल नंबर 0 होता है, या फिर किसी का रोल नंबर नेगेटिव होता है, या फिर किसी का रोल नंबर 3.5 होगा, यानी कि रोल नंबर किसी का ना तो नेगेटिव होगा, ना 0 होगा, ना फ्रैक्शन होगा, यानी n का वैल्यू वही हो सकता है जो रोल नंबर हो सकता है। फिर से बता रहे, ध्यान दीजिए, टर्म्स का हिंदी होता है पद, पद का मतलब रैंक, रैंक का मतलब रोल नंबर। तो रोल नंबर यानी कि रोल नंबर जो होता है किसी भी व्यक्ति का रोल नंबर नेचुरल नंबर में होता है, ये चलते n का वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी गिनती संख्या, प्राकृतिक संख्या ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस पे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जनरल टर्म से रिलेटेड, क्योंकि पहले हम लोग वो सारा बात खत्म करेंगे जनरल टर्म से रिलेटेड जो आज तक इंडियन एयर फोर्स नेवी में पूछा है, वो सारा हम क्वेश्चन करवाएंगे A to Z। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपके कॉपी से बाहर जाएगा। और एक बार आप यहाँ से देख लेते हैं इस वीडियो में, दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें चलिए नोट पॉइंट आते हैं, जनरल टर्म का नोट पॉइंट लिखते हैं। पहला नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट है कि द nth टर्म of an AP is always in linear form। The nth term of an AP is always in linear form, यानी कि Tn जो होगा वो हमेशा लिनियर फॉर्म में होगा। Tn बराबर an प्लस b के फॉर्मेट में होगा, Tn बराबर an प्लस b होगा। और यहाँ से हम लोग d भी डायरेक्ट निकाल लेंगे, और d का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ n, n का गुणांक, d बराबर कोफिशिएंट ऑफ n। लीनियर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म आया कि लीनियर फॉर्म क्या होता है। लीनियर फॉर्म बोलता है कि वैसा एक्सप्रेशन जो n में एक्सप्रेशन हो, या कोई भी एक, लीनियर का मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका डिग्री 1 हो, एक वेरिएबल हो जिसमें इसमें वेरिएबल सिर्फ है n, a और b कांस्टेंट है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि here a and b are any constant, but any constant हो सकता है लेकिन but a does not equal to 0। ये वाला 0 नहीं होने से b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी किसी का 0 नहीं होता। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लीडिंग, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है जिसका डिग्री 2, तो उसका डिग्री जो भी x² + bx + c, तो a कभी 0 नहीं हो सकता है। इस चलते यहाँ भी लीनियर फॉर्म है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट यानी जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता।
तो द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म। किसी भी एपी का nवां पद जो होगा वो हमेशा लीनियर फॉर्म धारण करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन आर इन लीनियर फॉर्म देन द प्रोग्रेशन आर। किसी प्रोग्रेशन का nवां पद लीनियर है तो वो प्रोग्रेशन क्या होगा, ऑप्शन बना देगा एपी, जीपी, एचपी, नन ऑफ दिस। तो एपी का ही nवां पद लीनियर होता है, एपी का ही nवां पद लीनियर होता है। या फिर ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, ऑप्शन बना देगा द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, पहला ऑप्शन लीनियर, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म, नन ऑफ दिस। तो एपी का जो nवां पद होता है वो किसमें होता है, लीनियर फॉर्म होता है। और ऐसा होता है कि इसमें हम डायरेक्ट d बराबर निकाल सकते हैं। एक फार्मूला है, इसका कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लेंगे। d बराबर कोएफिशिएंट ऑफ n। n का कोएफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, कोएफिशिएंट का हिंदी गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुना किया हुआ अंक। गुना किया हुआ अंक, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहला नोट पॉइंट लिखा है कि एपी का जो nवां पद होगा वो लीनियर फॉर्म होगा। इस कंसेप्ट को बढ़िया समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि if the nth term of an AP is 3 minus 5n, if the nth term of an AP is 3 minus 5n, then find its common difference. Then find its common difference. धीरे धीरे भाई साहब आपका पूरा एकदम ब्रॉड लेवल जाएगा। If the nth term of an AP is 3 minus 5n, then find its common difference. क्वेश्चन कर रहा है कि किसी AP का nवां पद जो है, किसी AP का nवां पद यानी कि Tn, वो Tn क्या दिया है, 3 minus 5। और ये बात एकदम दिमाग में रखना है कि AP का जो nवां पद होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में होता है तो आप देख लीजिए यहाँ लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म किसको कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब पावर, n का पावर यहाँ 2 नहीं 1 है, तो जिसका डिग्री 1 हो यानी वेरिएबल का जो पावर है वो डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे इसका डिग्री 1, यानी जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका डिग्री 1 हो तो वैसा एक्सप्रेशन लीनियर कहलाता है। यानी हमेशा इसी फॉर्मेट, यानी आप सिंपल ये समझिए इस फॉर्मेट में रहेगा an प्लस b, एक के साथ वेरिएबल रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, और a और b कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, लेकिन एक कंडीशन है कि भाई साहब a जो ये आगे वाला है n पे आगे वो जीरो नहीं हो सकता। तो tn बराबर 3n - 5। इसका d पूछ रहा है तो जिस बच्चे को याद रहेगा वो डायरेक्ट आंसर दे देगा d बराबर। d का आपको अभी बताया था कि लीनियर फॉर्म में तो होता है, और d इसका होता है कोएफिशिएंट ऑफ n, n का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुना किया हुआ अंक। तो n में क्या गुना किया हुआ अंक है, n में गुना किया हुआ अंक देखना है, 5 नहीं, आप n में क्या गुना किया हुआ है, -5। तो d बराबर क्या हो जाएगा, खट से आप आंसर बता दीजिए। कुछ भी अगर मान लीजिए कि और जैसे कि इसका हो गया सर, मान लीजिए कोई भी आंसर दे दिया कि tn बराबर 6 + 2n, d क्या हो जाएगा, n का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ n, तो n का गुणांक क्या है, 2 हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि भाई साहब आपको किसी बच्चा को समझाना है कि इसको आप बढ़िया से समझाइए कि कहेगा कि सर d बराबर तो हम पढ़े हैं t2 - t1, याद के लिए, तो t2 - t1 कहाँ लगाना है, तो उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि चूंकि tn बराबर हमको मालूम है, दे दिया है क्वेश्चन में 3 - 5। इसको देखो, अब यहाँ से आप n के जगह पे आम पुट कर दीजिएगा तो 3 - 5 आम हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर कटहल पुट कर दीजिएगा तो 3 - 5 कटहल हो जाएगा। जो आपको पुट करना है वो हो जाएगा। लेकिन हमको आम और कटहल से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमको d निकालने के लिए हमको t2 और t1 से मतलब है। तो हम n के जगह पे ऐसा करते हैं कि एक बार 1 पुट कर लेते हैं तो t1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 3 - 5 × 1,
यानी कि 3 में से 5 चला जाएगा -2। n के जगह पे हम 2 पुट कर देंगे तो t2 यानी हो जाएगा 3 माइनस 5 इंटू 2 बराबर 3 में से 10 चला जाएगा -7। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि d बराबर जो होता है वो t2 माइनस t1 होता है, तो t2 कितना है -7 माइनस t1 कितना है -2 -2 यानी कि -7 प्लस 2 -8। ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन ये लंबा मेथड है, इसको डायरेक्ट हम नोट पॉइंट से लिख देंगे कि किसी भी एपी का जो एनोवा पद होता है वो किस में होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। और वो लीनियर फॉर्म हमेशा an + b के फॉर्मेट में होगा, जहां पर a और b एनी कांस्टेंट हो सकता है, बशर्ते खाली जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है वो जीरो नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता। और यहाँ अगर ऐसा लीनियर फॉर्म में है भाई साहब लिखा हुआ तो d हम डायरेक्ट लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ n का गुना फट से आंसर। चलिए, तो पहला नोट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट दूसरा नोट पॉइंट। सारा नोट पॉइंट को भाई साहब एकदम बढ़िया से दिमाग में रख लेना है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एपी का जनरल टर्म पढ़ रहे हैं, यानी nth टर्म पढ़ रहे हैं, tn। दूसरा नोट पॉइंट आपका है एपी का सेकेंड नोट पॉइंट। इसको या थोड़ा सा मिटा लेते हैं। if pth term of an AP is Q and qth term is P. If tth term of an AP is Q and qth term is P, then find its rth term जो होगा, rth term जो हो जाएगा वो इज p + q - r। याद रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यानी दैट इज, इसको बढ़िया से पहले समझिए, ध्यान दीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि किसी एपी में अगर ऐसा दे दे कि पीमा पद q है एंड क्यूमा पद p है, किसी एपी में ये पलट के दे दे, पीमा q है क्यूमा p, उल्टा रहना चाहिए, पीमा पद q और क्यूमा पद p है, दैट इंप्लाई देन t आरमा पद अगर आपसे पूछेगा तो सिंपल p + q - r कर दीजिए, कहीं कोई लफड़ा नहीं, सिंपल। यानी कि जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन रहेगा कि इफ t 64 = 13 एंड t 13 = 64, देन कुछ भी आपसे t 101 पूछ देगा = व्हाट। t 64 13 है, t 13 64 है और t 101 पूछ दे रहा है कि t 101 क्या होगा। खाली आपको ये पकड़ना है कि सेकेंड वाला पॉइंट फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए, पीमा q है, क्यूमा p है, 64वां 13 है, 13वां 64, फॉलो कर रहा है, 64वां 13 है, 13वां 64। उसके बाद हमको कोई भी पद पूछ दे, आरवा पद पूछ दे तो सीधे कर देंगे p + q - r, नहीं तो फिर इसको सोल्व करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि जैसे बुक में बनाता है वैसे बनाएंगे तो लंबा चला जाएगा। जैसे एक बार हम देख लेते हैं इसको करके ट्रेडिशनल मेथड से, कि t 64 को आप क्या लिखेगा, a + 63d। अरे भाई भूल जाते हो, t 64 का मतलब a + 63d, तो a + 63d कितना 13, और t 13 कितना, यानी a + 12d, a + 12d = कितना 64। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कोई एपी में कोई भी पद हमको ज्ञात करना है, तो कोई भी पद ज्ञात करना है तो उसमें हमको a चाहिए और d चाहिए।
पूरे एपी में अगर ए और डी मालूम है तो उसका कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कर देंगे तो आपका ए से ए कैंसिल, 63D में से 12D चला जाएगा, कितना बचेगा? 63D में से 12D चला जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा 1 और 6 में से 1 चला जाएगा 5, यानी कि कॉमन D इज इक्वल टू इधर 64 में से 63 चला जाएगा, माइनस में बचेगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 53, यही ना, सॉरी ना 51, इसे घटा लो, 64 में से 13 चला जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और 6 में से 1 जाएगा 5, 51। अब यहाँ से 51 कैंसिल, डी बराबर माइनस में। अब डी मिल गया तो कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 63d बराबर 13, यानी कि a प्लस 63d, d का मान कितना है -1 बराबर 13, यानी कि a बराबर यानी -63 हो जाएगा, 13 चल जाएगा तो प्लस 63 और 13, 63 + 73 3 76, 76 हो जाएगा। तो a 76 हो गया, d -1 हो गया, तो a और d हो गया, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। इसमें हमसे पूछ क्या रहा है 101वां पद। तो T101 क्या हो जाएगा? a प्लस 100d नहीं बोलता, a कितना 76 प्लस 100d, d कितना -1। भाई साहब एक बार यहाँ आप पढ़ लीजिए, इस वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। एपी से रिलेटेड कोई भी पूरा चैप्टर आप एपी को पढ़ें ध्यान रखें, सीरियल बाय सीरियल से। तो 76 में से 100 चला जाएगा -24, एंड दिस इज द राइट। तो इतना काम कीजिएगा तो एयरफोर्स नेवी में जा पाइएगा, नहीं जा पाएगी। तो भाई साहब इतना करने के बाद आप डी निकालिएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा, दिक्कत। अभी जो हम इसमें लिखवाए हैं कि पीमा पद क्यू है और कीमा पद पी है, जिसका आर्मा पद हो जाएगा p + q - सिंपल। अब यहाँ पे p q का कौन काम कर रहा है? t p q है, t q p है, यही बात ना है। तो t r जो हो जाएगा वो p + q - r हो जाएगा। तो p q कौन है? यहाँ पे 64 है, 13, फिर p 64 q 13, चाहे फिर q को मानिए चाहे उसको उलट के मान, कोई दिक्कत नहीं, सोचते रह जाएगा कि p 64 माने कि q 64 माने, दोनों में से किसी को मान के चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो p + q डायरेक्ट आंसर एक लाइन में, p + q तो क्या हो जाएगा 64 + 13। हमसे पूछ क्या रहा है? आर्मा पद पूछ रहा है, तो आर्मा पद r कितना है 101, तो -101, 64 और 13 आपका 4 3 7 6 1 7 77, 77 -101 बढ़िया से घटाइए, आपका -24, दिस इज आंसर फर्स्ट मान लीजिए। यानी कि इस तरह का और भी, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ दे भाई साहब, आप आसानी से बना सकते हैं। अब बताइए कि अगर कोई पूछ दे कि किसी एपी में 5वां पद 8 है, 8वां पद 5 है, किसी एपी का 5वां पद 8 है, लेकिन ध्यान देना ऐसे होना चाहिए, 5वां पद 8, 8वां पद, यहाँ पलट करना, यहाँ उलट जाना चाहिए खाली, 8वां पद 5 है, उसके बाद इसको जो मन करे वो पूछ दे कि कुछ टी 15वां टी 17वां टी 22वां, कुछ भी टी 22वां क्या होगा, ऐसे पूछ दे, इज इक्वल टू 8, क्या कर देंगे p + q 5 + 8, 22वां पद पूछ रहा है -8 5 13, 13 में से 22 चला जाएगा -9, और भी एक एग्जांपल यहां से लेते हैं कि किसी एपी का 25वां पद 7 है एंड 7वां पद 25 है, ठीक है, तो t 32वां पद क्या होगा, इज इक्वल टू 8। तो 32वां पूछ रहा है, तो t 32 बराबर क्या लिखिएगा, p + q 25 + 7 -r 32, 32 में से 32 गया जी, खट से। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ऑफ कर दो। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका है, तीसरा नोट पॉइंट nth टर्म का, वो आपका है
कि if the coordinates of 3 or more than 3 points are in AP, then those points must be collinear. If the coordinates of 3 or more than 3 points are in AP, then those points must be collinear. बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, बढ़िया समझिएगा। करेक्ट कोऑर्डिनेट जो आप पढ़े हैं 11th क्लास में पॉइंट जैसे लिखाता है, तो अगर कोई भी 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट अगर एपी में है तो वो पक्का पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अब एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। एक पॉइंट लेते हैं ए 3,4, पॉइंट ऐसे नहीं लिखाता है 3,4, बी पॉइंट ले लिए 5,9 एंड पॉइंट सी ले लिए आपका 7,14। अब पॉइंट एपी में इसका मतलब क्या होता है, पहले समझो। पॉइंट एपी करेंगे इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर इन एपी, तो एपी का मतलब इसका ये होता है कि कोऑर्डिनेट्स एपी में होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स एपी का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी एपी होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी एपी होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 3, 5, 7, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, पहला एक्स दूसरा वाई। तो पहला कोऑर्डिनेट जो आप चल रहा है 3, 5, 7, क्या एपी नहीं है? 3, 2, 5, 2, 7 समानांतर से बढ़ रहा है, एपी है, यानी एपी। और ये बाई कोऑर्डिनेट देखिए 4, 5, 9 और 5, 14। यानी कि ये भी पॉइंट एपी में है, सॉरी बाई कोऑर्डिनेट भी एपी में है और एक्स कोऑर्डिनेट भी एपी में है। तो चलते हम कहेंगे कि ये एबीसी पॉइंट जो है हियर, अगर एक्स कोऑर्डिनेट भी एपी में हो जाए, बाई कोऑर्डिनेट भी एपी में हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि पॉइंट एबीसी जो होगा, यार एबी एंड सी आर इन एपी। एपी में ये पॉइंट है, तो इसलिए ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भाई साहब, तब ये पक्का एबीसी जो होगा वो कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट एक के लाइन पर आएगा। कोलिनियर का मतलब समरेखीय, तीनों पॉइंट, यानी कि अगर आप लाइन खींचेंगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक लाइन में आएगा। एक 3 से अधिक पॉइंट भी रहेगा और अगर वो सब एपी में है तो पक्का वो तीनों का तीनों पॉइंट, चाहे फिर जितना भी हो 5 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, और अगर सारा पॉइंट एपी में है तो 10 पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? लेकिन ऐसा मत समझना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात है, बट वाइस वर्सा may not be true, but vice versa may not be true। लेकिन vice versa का मतलब होता है कि जस्ट इस कंसेप्ट के अपोजिट बोलिए। जैसे बोलता है कि vice versa का मतलब सिंपल से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, तो पाकिस्तान को इंडिया से भी मैच है, इंडिया को पाकिस्तान से भी मैच है। तो यहाँ पे कह रहा है कि if the coordinate of 3 or more than 3 points are in AP, then those point must be collinear। यानी कि अगर पॉइंट एपी में है तो पक्का कोलिनियर होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एपी हो ही जाएगा। मेरा बात को फिर से समझिए कि अगर पॉइंट एपी में है तो पक्का वो पॉइंट जो होगा वो कोलिनियर होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर लाइन एक ही लाइन पे है, अगर कोई बोल दे कि ए बी सी एंड डी जो है वो एक लाइन पे कोलिनियर, आर कोलिनियर, कोई बता दिया आपको आर कोलिनियर, तो इसका मतलब ये खोपड़ी मत लगा दीजिएगा कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एपी ही होगा, ये मत लगाना। एपी हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर कोलिनियर है तो
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पॉइंट एपी में ही होगा, हो भी सकता और नहीं हो सकता, लेकिन इस बात का 500% गारंटी है कि अगर पॉइंट एपी में है, पॉइंट एपी का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी एपी में हो और वाई कोऑर्डिनेट भी एपी में हो, अगर ऐसा है तो वो पक्का पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट 4 नंबर पॉइंट जो है, 4 नंबर पॉइंट बहुत छोटा पॉइंट है। कि there are minimum 3 terms, are required to identify the progression। वैसे प्रोग्रेशन तो अभी भी हम लोग के 3 तरह का प्रोग्रेशन ढेर तरह का होता है, लेकिन हम लोग को 3 तरह का प्रोग्रेशन पढ़ना है, एपी, जीपी और एचपी। तो ये तीनों को पकड़ने के लिए हमको कम से कम कितना टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए कितना टर्म की जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन मिल जाएगा 3, 4, 5, नन ऑफ दीज। तो कम से कम 3 टर्म चाहिए। कितना टर्म चाहिए, कम से कम 2 टर्म से नहीं पकड़ाएगा। जैसे मान लो कि 2 और 4 दे दिए, अब बोलेंगे कि बताओ कहाँ है, एपी है कि जीपी है कि एचपी है, कोई नहीं बताएगा। खुद रामानुजन भी आ जाएंगे तो नहीं बताएंगे 2 टर्म से। इसको 3 टर्म देना होगा। अगर यहाँ पे 6 लिख दिया तब तो ये एपी हो जाएगा, 2, 4, 6 एपी। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति 8 लिख दिया तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो फिर जीपी हो जाएगा। तो ये चलते कम से कम कितना टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए। तो चलिए आज के इतने रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको टीएन को आगे बढ़ाएंगे, टीएन से ढेर सारा रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टीएन से यानी कि टीएन पे जितना कंसेप्ट था वो कंसेप्ट हम पूरा दे दिए। 1-2 नोट पॉइंट और है टीएन से रिलेटेड, तो वो हम क्वेश्चन करते समय बताएंगे। जिसमें क्वेश्चन आएगा वहीं पे हम टीएन का जो भी नोट पॉइंट है इंपोर्टेंट, आप जिसको आप ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, तो वो सब सारा ब्रह्मास्त्र हम क्वेश्चन के साथ साथ देंगे। तो चलो आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत।